दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर के बेसिस को जानेंगे और ये भी पढ़ेंगे इसके अंतर्गत कि दो वाष्पशील विलेय को जब आपस में हम मिलाते हैं तो उसके कारण जो वाष्प दाब होता है इसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कॉपी और पेन साथ ले लीजिए और इधर उधर के डिस्टर्बेंस को साइड कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है, इसको हम कहेंगे क्या, वाष्पीकरण या वाष्प दाब। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब के बारे में। वाष्प दाब को इंग्लिश में वेपर प्रेशर कहा जाता है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर को वीपी कहेंगे। अब बात आती है कि सर वाष्प दाब आपने कहा है तो कहीं ना कहीं किसके बारे में बात होगी, वाष्प के बारे में बात होगी। सर किसके विषय में, वाष्प के विषय में बात होगी। अब वाष्प होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। सर वाष्प है, ये वाष्प होता क्या है। तो इस वाष्प के बारे में यदि हम जाने तो हम क्या कर लेते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं, है ना। इस कंटेनर में हम क्या कर लेते हैं और कोई भी लिक्विड डाल देते हैं, है ना। अब इस लिक्विड के अंतर्गत हम मान लेते हैं कि ए ये हमारे पास क्या है, सरफेस के मॉलिक्यूल है और इधर हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इधर भी मॉलिक्यूल्स है कोई भी लिक्विड के। अब इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स कहते हैं, यानी कि सतह के अणु कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, सतह के अणु। इसको हम क्या कहेंगे, सतह के अणु। और इसको हम कहते हैं भारी अणु। क्या कहते हैं इसको, भारी अणु, यानी कि बल्क मॉलिक्यूल। बल्क मॉलिक्यूल। अब इस बल्क मॉलिक्यूल पर यदि हम बात करें तो आपने देखिए सरफेस के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 11 का फिजिक्स में, सरफेस टेंशन के बारे में। अब हमने तो नहीं पढ़ा सर, पुस्तक में था ये चीज। तो सरफेस टेंशन यानी कि सतह के अणु के पास बच्चों दो प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं सर, इस सतह के अणु के पास ना दो प्रकार के गुण होते हैं। अब देखिए जैसे मैं इसको गर्म करूंगा तो सरफेस के मॉलिक्यूल ही क्या होंगे, ऊपर वाष्प बन के करके क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे, क्योंकि सरफेस वाले के पास क्या है, ज्यादा ऊर्जा है। देखो सरफेस वाले के पास यदि हम बात करें तो दो प्रकार की प्रॉपर्टी है। कौन कौन से प्रकार की प्रॉपर्टी है वाष्पीकरण होने के लिए, एक तो इनके पास आकर्षण बल क्या है, कम है। आकर्षण बल कम है। आकर्षण बल कैसे कम है समझते हैं। आकर्षण बल कैसे कम है, यदि हम इन भारी अणु को देखें तो इसको इस तरफ के मॉलिक्यूल्स, इस तरफ के मॉलिक्यूल, इस तरफ के मॉलिक्यूल, इस तरफ के मॉलिक्यूल क्या हो रहे होंगे, खींच रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे। और इस मॉलिक्यूल्स को भी आप समझ सकते हैं कि इसको हर प्रकार से, हर ओर से क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा। तो इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। और यदि हम इसकी बात करें सरफेस वाले के पास, तो सरफेस वाले अणु को केवल नीचे वाले मॉलिक्यूल ही क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे। सरफेस वाले मॉलिक्यूल ही क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे। इनकी तुलना में यदि हम सरफेस के मॉलिक्यूल को देखें तो इनके पास आकर्षण बल क्या है, कम है। आकर्षण बल क्या है, कम है। अब जिसके पास आकर्षण बल कम रहेगा वही तो उड़ेगा, और जिसके पास आकर्षण बल ज्यादा होगा वो खींच के रखेगा, मैं नहीं जाने देगा, ऐसा वाला सिचुएशन इनके पास रहेगा, राइट। और दूसरी बात, इनके पास गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। गतिज ऊर्जा भी क्या होगी इनके पास, अन्य की तुलना में थोड़ी सी अधिक होगी, है ना। गतिज ऊर्जा क्या होगी, अन्य की तुलना में थोड़ी अधिक होगी। अन्य की तुलना में मतलब इन लोगों की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। अन्य की तुलना में अधिक होगी। अब ये बात आपने कैसे कही है, देखते हैं बच्चों क्या कहा हमने। तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है ये ऐसे ही ऊपर तो नहीं आए होंगे, लड़ झगड़ करके आए होंगे। लड़ झगड़ के आए होंगे मतलब इनके पास क्या रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी रहा होगा, तभी तो डुम 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 करके ऊपर आए होंगे, है ना। या फिर जिसके पास काइनेटिक एनर्जी रहा होगा वो गुज 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 करके ऊपर आए होंगे, है। अब मैं तुमको ही यदि या आप लोगों को ही क्या कर दूं, यदि काइनेटिक एनर्जी दे दूं तो आप घर में बैठे रहेंगे क्या, नहीं, टुम टुम करते हुए बाहर निकल जाएंगे, डांस करते हुए भाग जाएंगे। तो जिनके पास जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा वो कहाँ आएगा, ऊपर की ओर आएगा, है कि नहीं। तो अन्य की तुलना में यानी कि इनकी तुलना में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, तभी ये डुम 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 करके ऊपर आए होंगे, है ना। और जब हम इसको गर्म करेंगे तो यही मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऊपर की ओर वाष्प बन करके यानी कि वेपर बन करके क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। वेपर बन के क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। वाष्प बन गया, वाष्पीकरण हो गया। अब ये हमारा बर्तन कैसा था, ओपन था मतलब खुला था, कोई भी ढक्कन नहीं लगा था ऊपर में।
तो जैसे जैसे हमारा इवापोरेशन होगा यानी कि वाष्पीकरण होगा, तो बच्चों इस द्रव का जो वजन है यानी कि इस लिक्विड का जो वेट है ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। भाई सरफेस के मॉलिक्यूल उड़ेंगे, फिर उसके ऊपर आएंगे, फिर उसके ऊपर आएंगे, फिर उसके ऊपर आएंगे। तो जितने ज्यादा सरफेस के मॉलिक्यूल ऊपर आते जाएंगे वो क्या होते जाएंगे, ऊपर में वाष्प बन करके उड़ते चले जाएंगे। तो खुले बर्तन में क्या हो जाएगा, यहाँ जो वाष्प है ये क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये वाष्पीकृत हो जाएंगे यानी कि भाग जाएंगे, वाष्पीकरण हो गया। तो वाष्पीकरण होने से क्या हो जा रहा है कि खुले बर्तन में या खुले बर्तन में कहो या पात्र में द्रव का जो वजन है ये क्या होने लग रहा है, वाष्पीकरण के कारण द्रव का जो भार है ये क्या होने लग जा रहा है, कम होने जा रहा है, या कम होता जा रहा है, कह सकते हो कम होता जाता है। ये बात समझ आई। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली बात है कि क्या हम इस वाष्प से वाष्प पदार्थ निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो भाग गए, इसको पकड़ कर तो ला नहीं सकते कि इसको पकड़ करके ला करके उसका वाष्प पदार्थ नापे। ये तो स्केप कर गए, एटमॉस्फेयर में चले गए, तो बात आएगी इसमें तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि ऊपर एक ढक्कन लगा दें चुचुक से, ठीक, ऊपर हम क्या कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। यानी कि अब हमारा जो बर्तन है ये कैसा कर दिया हमने, क्लोज्ड वेसल ले लिया, यानी कि हमने क्या कर लिया, बंद बर्तन ले लिया। अब हमने बंद बर्तन ले लिया। तो बंद बर्तन लेने पर अब बात आती है कि क्या हमारे पास जो लिक्विड हमने लिया ए ए ए ए, ये सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे सभी जगह रहेंगे ए ए ए करके, और इधर हमारे बल्क मॉलिक्यूल होंगे ऐसे। अब एक बात बताइए कि जब मैं इसको हीट करूंगा नीचे से, यदि इसको गर्म करूंगा तो क्या यहाँ पर इवापोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या इसका यानी कि इस द्रव का जो वजन है जैसे इसमें कम हो रहा था, क्या यहाँ पर होगा, सोचने वाली बात। मैंने क्या क्या कहा, पहला क्वेश्चन मेरा था क्या कि क्या इसका वाष्पीकरण होगा, दूसरा क्या इसका द्रव का वजन कम होगा। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो आप इसको गर्म करोगे, तो गर्म करेंगे तो यहाँ भी तो सरफेस के मॉलिक्यूल है, सरफेस के मॉलिक्यूल है यानी कि इनके पास क्या है, इनके पास भी गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा है तो यानी कि ये भी क्या होंगे। अच्छा, इसी गतिज ऊर्जा को आप 11वीं में क्या कहते थे, सतह ऊर्जा भी कहते थे। सरफेस टेंशन पढ़े होंगे, उसमें ज्यादा समझ आया होगा, है ना। तो यहाँ पर भी यहाँ क्या होंगे, ये इवापोरेट होंगे यानी कि ये भी क्या होंगे, वाष्पीकृत होंगे, ये भी वाष्पीकृत होंगे। लेकिन वाष्पीकरण हुआ ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, ऐसा बंद कर दिया। तो अब जो जितना भी ज्यादा एयर है, ये जितना भी वेपर जो जा रहा था बंद बन के वो क्या होगा, इस बर्तन के ढक्कन से क्या होगा, टकराएगा, और टकराने के बाद क्या होगा, यही वेपर जो है फिर से लिक्विड बन करके नीचे आएगा, और फिर लिक्विड क्या होगा, इधर फिर हीट करोगे, फिर वेपर बन के ऊपर जाएगा। यानी कि यहाँ पर दो घटनाएं साथ साथ हो रही है। एक तो हो रहा है पहला क्या, वाष्पीकरण, एक तो हो रहा है क्या, वाष्पीकरण, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवापोरेशन। और दूसरी घटना हो रही है कि ऊपर से ढक्कन लगाने पर ये जो वेपर है जा रहा था वो लिक्विड बन करके फिर नीचे आ रहा है, लिक्विड बन के कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, संघनन। अरे आपने देखा होगा, खाना पकाते हैं उस बर्तन को में यदि हम पानी रख देते हैं, या हाँ खाना बनाते वक्त जो बर्तन है उसमें पानी रख करके उसको यदि गर्म करते हैं और ढक्कन यदि ऊपर से बंद होता है, तो आप देखते हैं ढक्कन को हटा करके तो ढक्कन में क्या हो जाता है, पानी पानी सा रहता है कि नहीं रहता है, और ऊपर से एयर बन भी रहा होता है यानी कि वेपर बन रहा होता है पानी से, और वही वेपर फिर से पानी बन करके नीचे जा रहा होता है। तो यहाँ पर यही दो घटनाएं साथ साथ हो रही है, कंडेंसेशन कहते हैं इसको, आप कंडेंस करना मतलब ठंडा करना, है ना। तो कहीं ना कहीं ये तो हो रहा है कि सर जितना लिक्विड पहले क्या बन रहा था, वेपर बन रहा था। बच्चों समझो, जितना लिक्विड पहले क्या बन रहा था, लिक्विड वाष्पीकृत होकर के क्या बन रहा था, वेपर बन रहा था, और वही वेपर ऊपर से ढक्कन टुचुक से बंद करने पर क्या बन रहा है, क्या बन रहा है हमारे पास, फिर से लिक्विड बन रहा है। अब ये बात आ गई सर, इक्विलिब्रियम दिख रहा है। अब तो ये तो इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था लग रहा है, क्या लग रहा है, साम्य अवस्था, यानी कि साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया। साम्य अवस्था मतलब इक्विलिब्रियम ना, इक्विलिब्रियम, क्योंकि जितना लिक्विड वेपर बन रहा था उतना वेपर फिर से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है ना। क्या बन रहा है, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड। अब ये जो वेपर है ये तो बाहर जा नहीं पाएगा, वेपर क्या भाग पाएगा, क्या एस्केप कर पाएगा, क्या नहीं। अब ये जो वेपर है, ये जो बना है, ये एक प्रकार का गैस ही तो है, ये एक प्रकार का क्या है, गैस है।
और हमने गैस के बारे में स्टडी किया था कि गैस का कुछ ना कुछ क्या होता है, दाब होता है। तो इनका भी कुछ ना कुछ दाब होगा और इसी को ही हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। यानी कि इनके कारण जो दाब उत्पन्न होगा इसी को ही हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। इन्हीं वेपर के कारण जो प्रेशर उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। और यही सब गैस के लॉ फॉलो करेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब पढ़े हो आप 11th में, यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी को हम वाष्प दाब कहेंगे और इस वाष्प दाब को हम क्या कहेंगे, P0A, क्योंकि यहाँ पर पूरा प्योर ए था हमारे पास, कोई और नहीं था, अकेला था। ये क्या था, ये पूरा अकेला था, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, कोई भी मिस खिलाड़ी नहीं है इसके पास। तो ये अकेला था, तो इसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। नॉट जहां लगा मतलब क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो शुद्ध वाष्प दाब है, शुद्ध ए का वाष्प दाब कहोगे जी, शुद्ध ए का क्या है, ये वाष्प दाब। ठीक, तो इक्विलिब्रियम के समय में जितना वेपर लिक्विड बन रहा होगा उतना ही लिक्विड फिर से वेपर बन रहा होगा और इसी के टाइम में जो वेपर यहाँ पर इकट्ठा हुआ होगा, यानी कि जल की सतह के ऊपर, ज्यादा दूर भी नहीं जाना है अपने को, नहीं कि सर ढक्कन को खोल देते हैं फिर उसके बाद वेपर नापेंगे, वेपर प्रेशर नापेंगे, ऐसा नहीं। तो इस द्रव के सतह के ऊपर जितने भी वाष्प का दाब है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। और ये कब होगा, जब हमारा ये जो पूरा सिस्टम है, अच्छा ये जो साम्यावस्था यानी कि जो इक्विलिब्रियम है, ये खाली बंद बर्तन में ही अचीव हो सकता है। कहां पर अचीव हो सकता है, बंद बर्तन में। खुले बर्तन में कहोगे तो होगा क्या, नहीं सर, सभी के सभी वेपर क्या हो जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे, सभी के सभी वेपर क्या कर जाएंगे, भाग जाएंगे। तो भाग जाएंगे तो उसको पकड़ कर तो लानेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो बंद बर्तन है वहीं पर ही साम्यावस्था होगा। और इसी साम्यावस्था में जो द्रव की सतह के ऊपर, द्रव की सतह के ऊपर वाष्प का जो दाब है, वाष्प का दाब ही क्या कहलाएगा, हमारा वाष्प दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। पहले नोट करो इतनी बातों को, फिर आगे बढ़ते हैं। द्रव की सतह के ऊपर वाष्प का जो दाब है वाष्प दाब कहलाएगा। अब क्या यहाँ पर द्रव का जो वजन है ये कम हो रहा होगा क्या, जो द्रव का भार है वो कम हो रहा होगा क्या, नहीं, क्योंकि जितना वेपर एस्केप करने के लिए ऊपर जा रहा था तो हमने ढक्कन बंद कर दिया, तो वही ढक्कन के कारण ये जो वाष्प था ये नीचे आ रहा था, फिर से लिक्विड बन रहा था। तो लिक्विड के वेट में कोई भी कमी नहीं आई है जैसे इसमें हो रहा था, यहाँ पर सेम रहेगा वेपर का लिक्विड। अब ये जो वाष्प दाब है ये क्या साइज के ऊपर निर्भर करेगा क्या, बर्तन के साइज के ऊपर, तो बर्तन के साइज के ऊपर ये निर्भर नहीं करेगा। किस पर निर्भर करेगा, देखो बर्तन के साइज मतलब मान लो मैं ले लेता हूँ छोटा बर्तन और एक ले लेता हूँ बड़ा बर्तन, तो यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम कम है, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर आयतन कम है, यहाँ पर आयतन ज्यादा है। तो यहाँ पर जो वेपर बनेगा उसका फोर्स ज्यादा रहेगा और यहाँ पर जो वेपर बनेगा इसका फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ का एरिया कम है, यहाँ का एरिया ज्यादा है, तो इक्वल हो जाएगा। तो प्रेशर जो है यानी कि वेपर प्रेशर जो है बर्तन के साइज के ऊपर नहीं, शेप के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, तो ये द्रव के क्वालिटी के ऊपर, मतलब कहने का मतलब है कि द्रव की प्रकृति के ऊपर यानी कि लिक्विड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। भाई मैंने कोई ऐसा लिक्विड ले लिया जो वेपर ही नहीं बना रहा था, तो क्या वेपर प्रेशर आएगा, नहीं। और मैंने एक ऐसा लिक्विड ले लिया जो तुरंत ही वेपर बना रहा था, थोड़ा सा ही गर्म किया, थोड़ा सा हीट दिया, वो वेपर बनने के लिए चालू हो गया, है ना। तो वाष्प दाब यानी कि जो हमारा वेपर प्रेशर है ये साइज एंड शेप के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो किस पर निर्भर करता है, अच्छा टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। आपने पढ़ा होगा 11th में इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसमें पढ़े होंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो लिक्विड है ये ज्यादा से ज्यादा वेपर बनता है। पढ़े नहीं होगे तो भी जानते होगे कि जितना ज्यादा तुम हीट दोगे किसी भी लिक्विड को वो उतना ज्यादा क्या बनता जाएगा, वेपर बनता जाएगा। तो टेम्परेचर पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इतनी बातों को नोट कर लिए हो तो हम क्या करते हैं, अब इसके जो अगला पॉइंट है वेपर प्रेशर को डिपेंडेंस यानी कि वेपर वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो हमारे पहला कहा कि वाष्प दाब को बर्तन के शेप एंड साइज से यानी कि उसके आकार या आकृति से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो किससे फर्क पड़ता है, द्रव की प्रकृति कैसी है इसके ऊपर निर्भर करता है। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में क्या कहा कि वाष्प दाब को बर्तन के, वाष्प दाब बर्तन यानी कि जो पात्र है उसके बर्तन के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, आकृति पर निर्भर
नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि सर ये जो है द्रव की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, द्रव की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो एग्जांपल से समझते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि सर ये द्रव की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे पास दो एग्जांपल है, एक है हमारे पास वाटर, एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं सर, एग्जांपल। तो एक है हमारे पास वाटर और एक है हमारे पास इथेनॉल। ये हमारा क्या, वाटर, और ये हमारे पास क्या, इथेनॉल, जिसको हम शराब बनाने के लिए उपयोग करते हैं। हाँ सर, शराब, इथेनॉल, नशा। चलो इधर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाटर और इथेनॉल के बारे में। तो इनके एक एक मॉलिक्यूल के ऊपर बात करते हैं। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल के ऊपर यदि हम बात करें, वाटर के एक मॉलिक्यूल के ऊपर यदि हम बात करें, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर किसके, वाटर के 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। देख पा रहे हो कि 1 2 3 4, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी हो रहा होगा, लेकिन हम इधर का चर्चा नहीं करते हैं, हम केवल एक मॉलिक्यूल की चर्चा करते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हो H2O करके, है ना। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, ये बहुत ही मजबूत होते हैं। ये मतलब कहने का मतलब है कि इनकी जो शक्ति होती है, इनका जो पावर होता है, ये ज्यादा होता है। ये एकदम खींच करके रखे रहते हैं, स्पाइडरमैन की तरह एकदम तरीके से खींच करके रखे होते हैं किसको, हाइड्रोजन को, और ऑक्सीजन एकदम बंधे हुए होते हैं। यानी कि इनके बीच जो आकर्षण है, यानी कि अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा होता है। अब इसकी बात करते हैं C2H5OH की। तो C2H5OH, इनमें क्या है कि एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर एक ही क्या बन रहा है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यहाँ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे, यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। किसके, एक अणु में, इसके एक मॉलिक्यूल में, इसके भी एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि जिसमें कम हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या रहा होगा, कम रहा होगा। अब अट्रैक्शन फोर्स कम रहा होगा तो जैसे ही गर्म करोगे वो टूट करके निकल जाएगा सर, वेपर प्रेशर बनने के लिए, वेपर के बनने के लिए। और यहाँ पर हम नहीं जाने देंगे, तुमको पकड़ के रखेंगे, एक दूसरे का हाथ एकदम पकड़ के रखेंगे, नहीं जाने देंगे, ऐसा है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पर फोर्स क्या रहेगा, आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या रहेगा, कम रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। और यहाँ कहें तो आकर्षण बल अधिक। आकर्षण बल कैसा, अधिक। अब आकर्षण बल अधिक होगा तो बल को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, यानी कि वेपर प्रेशर कम बनेगा, यहाँ वेपर प्रेशर अधिक बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण बल क्या है, कम है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि सर वेपर प्रेशर जो है ये आकर्षण बल की तुलना में किसके आकर्षण बल, अणुओं के बीच। तो लिख सकते हैं कि अणुओं के बीच आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तुम जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोगे वेपर उतना ही कम बनेगा, वेपर प्रेशर भी उतना कम बनेगा। जब वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, तो जितना कम आकर्षण बल उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, ये कह सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे सब्सटेंस के ऊपर। अच्छा ये तो हुआ एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। पॉज करके नोट कर लो, मैं आगे एक और एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात की हमने। दूसरा एग्जांपल यदि हम इसी में देखना चाहें तो हमारे पास यदि दूसरा एग्जांपल की बात करें तो इसको मिटाते हैं। पहले इस बात को याद रखें कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणुओं के बीच आकर्षण बल के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। एक एग्जांपल है हमारे पास इथेनॉल, जिसको हम लोग C2H5OH से दिखाते हैं। ये क्या है हमारे पास, इथेनॉल। आप लोगों से यह क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा एग्जांपल है CH2OH, जिसको हम ग्लाइकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल। और तीसरा है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें है CH2OH, CHOH और CH2OH। अब हमसे पास क्वेश्चन आता है बच्चों क्या, कि तीनों में से किसका वेपर प्रेशर अधिक होगा। अब किसका वेपर प्रेशर अधिक होगा ये आपको क्वेश्चन दिया गया, तो आप कैसे समझाओगे। अब हमसे क्वेश्चन ये आया कि तीनों में से किसका वेपर प्रेशर अधिक होगा, तो हम क्या कहेंगे,
जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक होगा उसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें आकर्षण बल अधिक हो जाएगा। आकर्षण बल अधिक होने से बंध टूटेंगे नहीं तो वेपर बनेगा नहीं। यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर भी रहे होंगे, इधर भी रहे होंगे, इधर देखो तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, और इधर भी रहे होंगे। एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी तुलना में अधिक है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी तुलना में अधिक है, यानी कि सर्वाधिक किसमें है, इसमें है, उसके बाद इसमें है, फिर इसमें है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें आकर्षण बल अधिक तो वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पी नॉट ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का वेपर प्रेशर कम रहेगा इसकी तुलना में पी नॉट ऑफ ग्लाइकॉल की तुलना में। और लास्ट है पी नॉट ऑफ इथेनॉल, पी नॉट ऑफ इथेनॉल रहेगा, यानी कि इथेनॉल में सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, उसके बाद ग्लाइकॉल में, उसके बाद ग्लिसरॉल में। ठीक, नोट कीजिए इतनी बातों को। अच्छा, तीसरा पॉइंट मैंने यही बात कही थी कि वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर पर यानी कि ताप पर निर्भर करता है। वाष्प दाब ताप पर निर्भर करता है। वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। यानी कि यदि हम कहें वेपर प्रेशर बढ़ाने के, यानी कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। वेपर प्रेशर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसका ये मतलब नहीं कि सीधा वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे में तो पावर 1 हो जाएगा। निर्भर करता है कहाँ, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, यानी कि उसके पावर 2 पावर 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसका जो ग्राफ यदि आप देखोगे तो ये रहा हमारा वेपर प्रेशर, इधर रहा हमारे पास टेम्परेचर, तो ये बनता है ग्राफ कुछ इस प्रकार से, ये ग्राफ कुछ बनता है इस प्रकार से। अब हमारा असली जो कहते हैं पदार्थ जो है, ये असली खेल अब शुरू होने वाला है, यानी कि असली टॉपिक हमारा अब शुरू होने जा रहा है। पहले इतनी बातों को नोट कर लो। पदार्थ है ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास वाष्पशील, दूसरे होते हैं अवाष्पशील। वाष्पशील अवाष्पशील, अब ये क्या होते हैं, अब देखो वाष्पशील मतलब जिसका वाष्प बनेगा यानी कि जिसका वेपर प्रेशर होगा, और अवाष्पशील जिसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो अब शुरू होने जा रहा है हमारा असली टॉपिक। अब आए हम असली टॉपिक में, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मेरा नाम है भूपेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी भूपेंद्र चैनल पर सॉल्यूशन। चलिए सर अपना इंट्रोडक्शन देना बंद कीजिए। तो हमने क्या कहा कि वह पदार्थ हमारे कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। कौन कौन से, एक है कौन सा, एक है कौन सा वाष्पशील, एक है कौन सा वाष्पशील, और एक कौन सा है अवाष्पशील। एक कौन वाष्पशील, दूसरा कौन अवाष्पशील। अवाष्पशील कौन, जिसके कुछ न कुछ क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे, और वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी होगा, और वेपर प्रेशर होगा तो इसका वेपर प्रेशर 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। तो P नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका वेपर प्रेशर बनेगा, यानी कि इनका वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर होगा। अवाष्पशील जिसका कोई भी वेपर ना बनता हो, जिसका कोई भी वेपर ना बनता हो, तो वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और हम हमारे सिलेबस में जो अवाष्पशील विलेय हैं इसके बारे में यदि हम जाने तो पूरे जो सॉलिड्स हैं केमिस्ट्री में ये हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में। तो सॉलिड्स कौन कौन से हैं, तो मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा ग्लूकोज, एक मिलेगा आपको यूरिया, एक मिलेगा आपको सुक्रोज, एक मिलेगा फ्रुक्टोज। ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, ये हम सब हमारे क्या कहलाएंगे, ये सब हमारे कहलाएंगे अवाष्पशील विलेय। इसका फार्मूला यदि आप देखें तो C6H12O6, इसका फार्मूला देखें तो NH2CO NH2, और लास्ट वाले का देखें तो C12H22O11। साथ ही साथ इनका एटॉमिक वेट भी जान लीजिए, इसका होता है 180, इसका होता है 60, इसका होता है 342। ये सब काम की चीजें हैं, एटॉमिक वेट है ना, ये सब क्या है, एटॉमिक वेट है। तो इसके एग्जांपल तो हो गए वो। अब इसके एग्जांपल यदि हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, वाटर, और क्या है मिथेनॉल, और क्या है इथेनॉल, और क्या और क्या तो बेंजीन, और क्या है टॉलुइन, और भी ढेर सारे होंगे, बस इतने अभी लिख लीजिए, ठीक है, इतने नोट कर लीजिए। इनकी प्रकृति कभी भी, इनकी जो प्रकृति है वाष्प बनाने की कभी भी प्रकृति नहीं है, इनकी वाष्पशील की प्रकृति नहीं होती, यानी कि वाष्पशील होते ही नहीं है, ये वाष्पशील की प्रकृति नहीं होती। नो टेंडेंसी टू ऑकर वेपर, प्रकृति नहीं होती, वाष्पशील की प्रकृति नहीं होती, इनकी वाष्पशील होने की प्रकृति होती है।
तो हमारा विलेन भी इन्हीं दोनों के ऊपर बातें करेगा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये दोनों के दोनों जो पदार्थ है, मतलब जो हम जो लेने जा रहे हैं विलेय यानी कि जो सॉल्यूट है, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, वाष्पशील होंगे। इसके अगले वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, वाष्पशील और अवाष्पशील पर बातें करेंगे। तो पहले इतनी बातों को नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। जो विलेन है, यदि दोनों वाष्पशील विलेय को मिला देंगे, यानी कि विलेय और विलायक भी दोनों के दोनों हमारे क्या हो, देखिए विलेन के बारे में यदि आप जानते हो तो विलेन दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सा विलेन दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है, कौन कौन सा, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, विलेय और क्या, विलायक। विलायक को हम ए से प्रदर्शित करेंगे और विलेय को हम प्रदर्शित करेंगे बी से। यानी कि अब के बाद जिसको भी कहेंगे कि सर विलायक, यदि किसी ने पूछा हमसे तो विलायक क्या है, तो हम कहेंगे ए, और विलेय कहेंगे तो बी। अच्छा, विलायक यदि हम सॉल्यूशन के टर्म्स में देखें, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, विलेय। अब मात्रा किसके आधार पर नापते हैं, तो मात्रा हम नापते हैं मोल के आधार पर नापते हैं। किसके आधार पर, मोल के आधार पर। तो हमने क्या कहा कि हमारा जो विलायक और विलेय ये दोनों कैसे होंगे, वाष्पशील होंगे। दोनों कैसे होंगे, वाष्पशील। ये भी कैसा होगा, वाष्पशील। अब यहीं पर फिर राउल्ट का नियम लागू होगा, है ना। यहीं पर क्या होगा, राउल्ट का नियम लागू होगा। सर नियम आने वाला है अभी जस्ट, अभी इसको जान लेते हैं। तो हमने दोनों के दोनों को क्या ले लिया, वाष्पशील ले लिया। दोनों के दोनों को क्या ले लिया, वाष्पशील ले लिया। अब इसके कारण जो देखते हैं कि सर यदि हम कहें कि इसको हम बी और इसको हम कहें ए, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, हम एक क्लोज्ड वेसल ले लेते हैं, यानी कि एक बंद बर्तन ले लेते हैं। एक हम क्या कर लेते हैं, बंद बर्तन लेते हैं, और इसके अंदर हम ए लिक्विड को भर देते हैं। लिक्विड ए को पहले भर लेते हैं, ये रहा हमारा लिक्विड ए। तो इसके सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब ए के होंगे। सर नीचे भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए के होंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा क्या है, शुद्ध द्रव ए। इसके अंदर कोई और नहीं है, एकदम गंगा जल सा पवित्र है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, एकदम ए ही भरा है। ठीक, तो इसको जब आप हीट करोगे तो इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा, इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा, बुलबुल 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 करके उबलेगा। उबलने के बाद क्या होगा, ऐसा करके गैस बनेगा। तो इस गैस का जो है वाष्प दाब होगा। तो इस वाष्प दाब को हम क्या कहेंगे, पी नॉट ए। पी नॉट ए मतलब क्या, ये शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है। शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, विलायक है। आपने पढ़ा है विलायक क्या होते हैं, जिनकी मात्रा विलेय में अधिक होती है। विलेय प्लस विलायक मिला करके ही तो हम क्या बनाते हैं, विलेय बनाते हैं। हम दूसरी तरफ ले लेते हैं लिक्विड बी को। दूसरी तरफ हम क्या ले लेते हैं सर, लिक्विड बी ले लेते हैं। तो इधर पूरा पूरा क्या रहेगा, बी 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 बी, ऐसा रहेगा बी 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 बी, पूरा बी रहेगा यहाँ पर। ये हमारा क्या, शुद्ध द्रव बी, शुद्ध द्रव बी। और ये क्या है, विलेय, विलेय। ठीक, विलेय यानी कि सॉल्यूट। और जब आप इसको गर्म करेंगे तो सर सिंपल सी बात, वाष्प बनेगा, बुलबुल बुलबुल बुलबुल, ऐसा वाष्प बनेगा उबलते हुए, है ना। तो ये जो वाष्प है ये किसके कारण आया, बी के कारण आया। कोई और था क्या, नहीं था, अकेला था मिस्टर बी, तो कोई और था नहीं, तो क्या बना, केवल बी बना था। तो इसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, वाष्प दाब। ठीक, ये शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, कोई और है नहीं, केवल बी ही बी है। और इसको हम नाम देंगे पी नॉट बी, क्या देंगे ना, पी नॉट बी। ठीक, अब इन दोनों को हमने मिलाया सर, छपक 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 छपक, एकदम सिकाजी की तरह, है ना। क्या कर दिया, दोनों ग्लास में लिया सर, एकदम तरीके से मिला दिया, एकदम छपक छपक करके। तो क्या बन गया हमारा, विलेन बना। अब विलेन जो बनेगा तो बनेगा क्या सर, ये हमारे रहा सॉल्यूशन, विलियन, विलियन। और इस विलियन में क्या रहे होंगे, ए बी ए बी ए बी, अरे बस कर दिया, ए बी, ये ऐसे रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे सर। और ये हमारा क्या बन चुका है, विलेन, जिसमें ए और बी दोनों मिल चुके हैं, ए और बी दोनों मिल चुके हैं, दोनों का मिलन हो गया। देखिए मिलन करा दिया हमने दोनों का, विलायक और विलेय का। अब इसको जैसे आप गर्म करेंगे तो इसका भी क्या बनेगा, दोनों के दोनों वाष्पशील है, यानी कि इसका भी क्या बनेगा सर, वाष्प बनेगा। बच्चों वाष्प बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा, वाष्प बना, बिल्कुल बना।
अब मैं ये कह सकता हूँ कि आगे ये पूरा प्योर ए के कारण वाष्प पदार्थ पी नॉट ए है, और क्या मैं इसको कह सकता हूँ क्या कि ये प्योर लिक्विड बी के कारण बना है? कह सकते हैं क्या, बताइए, क्या ये आप कह सकते हो? क्यों कहेंगे सर ऐसा, क्यों कहेंगे आप ऐसा? इसको नहीं, आप इसको ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर ए अकेला नहीं है, यहाँ उसके साथ कोई बी आ चुका है। तो बी आ चुका है तो उसका जो प्योरिटी था, यानी कि उसकी जो शुद्धता थी, उसकी जो क्या कह सकते हैं पवित्रता थी, ये क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। तो खत्म हो चुकी है तो ये नॉट वाला जो चीज है इसको आप हटा देंगे, और इसको हम क्या कहेंगे? पी ए, और इसको हम क्या कहेंगे? पी बी। ठीक है, यानी कि एक कमरा था, उसके अंदर हमने सॉरी कमरा छोड़ो, गैस, इसका ए और बी को मिला दिया। अब ए और बी के कारण जो वाष्प पदार्थ निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा? उसका खुद का वाष्प पदार्थ तो प्योर नहीं है, प्योर होता तो पी नॉट ए लिखता। तो इसके साथ बी मिल चुका है तो इस कारण से पी ए, और इसके साथ बी के साथ ए मिल चुका है तो पी बी कहेंगे। और ये दोनों क्या है? इसका आंशिक वाष्प दाब है। ये क्या है? इसका आंशिक वाष्प दाब। किसका? ए का आंशिक वाष्प दाब, ए का आंशिक वाष्प दाब। और ये बी यदि हम कहें तो ये बी का आंशिक वाष्प दाब कहलाएगा, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक, अब राउल्ट का नियम क्या कहता है? सुनो बच्चों, राउल्ट का नियम आया, राउल्ट का नियम आया। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि सर यदि क्या कहता है कि यदि हम कहें कि पी ए का जो वैल्यू है ये किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ जीटा ए। जीटा ए क्या? मोल प्रभार, ये हमने पहले लेक्चर में आपको बता दिया है। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, यानी कि ए के मॉलिक्यूल यदि ज्यादा हुए, ए के मॉलिक्यूल यदि ज्यादा हुए तो यहाँ पर जो वाष्प पदार्थ बनेगा वो किसके कारण बनेगा? ए के कारण ज्यादा बनेगा, यानी कि ए की मात्रा यहाँ पर क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि पी ए का मान बढ़ाओगे तो जीटा ए का मान, मतलब जीटा ए का मान बढ़ाओगे तो पी ए का मान भी बढ़ेगा। अच्छा सर, ए का ना बढ़ा करके यदि मैं बी का बढ़ाऊं तो भी यहाँ पर क्या होगा? बढ़ेगा। तो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। यदि ए के मॉलिक्यूल कम कर दे और बी को ज्यादा बढ़े, सर ए कम बी ज्यादा, तो बी के कारण जो वाष्प बनेगा वो ज्यादा बनेगा, बी के कारण जो वाष्प बनेगा वो क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पर जो जीटा बी का वैल्यू ज्यादा, यानी कि उसका मोल हिस्सा ज्यादा, मोल हिस्सा के बारे में पढ़े हो जीटा ए, बस जीटा पी, जीटा ए के बारे में पढ़े हो कि सर मोल का हिस्सा, ए का मोल हिस्सा। जीटा बी के बारे में पढ़े हो कि बी का, मान ले चलो कि टोटल चार मॉलिक्यूल थे, जिसमें का मान लो एक किसका था? ए का था, तो बी का कितना रहेगा? 3/4। मतलब 4 लोग थे तो उसमें से 3 लोग बी का था और एक किसका था? ए का था। ऐसे समझो, है ना? तो बी का ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ बी ज्यादा बनेगा, और ए का ज्यादा हुआ तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा अपेक्षाकृत किसके? बी के। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? तो राउल्ट का नियम लिखने के लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको नोट कर लिए होगे मेरे ख्याल से। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है बच्चों? राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलयन में, अब देखो यहाँ पर राउल्ट का नियम है ना, ये किसका नियम? राउल्ट का नियम। किसके लिए? 2 वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए। कौन से के लिए? 2 वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए। तो किसी विलयन में, कौन से विलयन में? 2 वाष्पशील विलेय वाले, है ना? लिखना चाहो यार तो लिख सकते हो यहाँ पर कि 2 वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए, 2 वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए, 2 वाष्पशील विलेय वाले विलयन तो ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो विलयन और काहे लिख रहा हूं। तो 2 वाष्पशील विलेय वाले विलयन के, किसी विलयन के लिए प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, तो ये रहा हमारा राउल्ट का नियम। क्या कहता है कि जिस घटक का वाष्प पदार्थ जितना ज्यादा होगा उसका मोल प्रभाव भी उतना ही ज्यादा होगा। किसी घटक का वाष्प पदार्थ कम है तो उसका समझ लेना कि मोल प्रभाव क्या है? कम है। तो हमने क्या कहा? पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम क्या किया? इसके स्थान पर हमने लिख दिया के,
और ये के जीटा है। अब ये के क्या है, एक ये समानुपाती नियतांक है, यानी कि डायरेक्टली कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी नियतांक। तो हमको पूछा जा रहा है कि इस के का वैल्यू तुम बताओ, फाइंड के, कि ये के है क्या, ये फिजिक्स वाला के है क्या, नहीं, ये केमिस्ट्री का के है, जो इसका वैल्यू डिपेंड करेगा किसके ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, के के वैल्यू के लिए हम मानते हैं कि क्या मानते हैं सर, आपको मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे सर, तो हम मानते हैं कि यदि हमारा जो द्रव है ये कैसा है, शुद्ध द्रव ए है, यानी कि यदि हम बी के कंपोनेंट को हटा दें, शुद्ध द्रव ए हो, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। और आपने पढ़ा है कि जीटा ए प्लस जीटा बी, सॉरी जीटा ए और जीटा बी दोनों है यहाँ पर। तो हम यदि कहें कि इसको मिटा दें नीचे को, यदि हम नीचे को मिटा दें तो चलो यहीं पर देख लेते हैं यार, चलो शुद्ध द्रव ए हो तो पी ए बराबर हमने क्या ले लिया, पी नॉट ए ले लिया, क्या ले लिया, पी नॉट ए। और जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर क्या होता है, जीटा, देखो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो मैं कहता हूँ कि जीटा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो जीटा बी का वैल्यू 0 होने से जीटा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, जीटा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और जीटा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, है ना। कहने का मतलब है कि इसमें से जितने भी विलयन के जितने भी बी वाले मॉलिक्यूल है इन सबको हटा दिया तो क्या बचेगा, पूरा ए रहेगा, पूरा ए, ठीक है, एकदम लंबे रहेगा, एकदम ऐसे पूरा ए रहेगा, एकदम से बिछा हुआ रहेगा, है ना, पूरा ए बिछा हुआ रहेगा सर। बी नाम का चीज मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, तो पूरे सरफेस पर ऐसे ए को मैंने तान करके एकदम पूरा ए रहेगा, है ना। तो ए के पूरे मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी वाष्प पदार्थ बनेंगे किसके कारण बनेंगे, ए के कारण। तो ये क्या हो गया, पूरा प्योर हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, पी नॉट ए। तो यहाँ पर हमारे पास इस वैल्यू में रखते हैं, किसमें, इसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से जो पी ए का वैल्यू है ये हमने रखा पी नॉट ए, और के का वैल्यू हमने के रखा, और जीटा ए का वैल्यू हमने 1 रखा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, जीटा ए के इंटू 1, के इंटू 1, के इंटू 1, तो के इंटू 1, तो के बराबर क्या आया, पी नॉट ए, के बराबर क्या आया, पी नॉट ए। तो यहाँ पर रखने पर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर, तो पी ए बराबर पी नॉट ए जीटा ए। इसी प्रकार हम बी के लिए भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पी बी बराबर पी नॉट बी जीटा बी, यानी कि प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वह उसके शुद्ध द्रव का वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। किसी विलयन के प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है जो उसके शुद्ध घटक का वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। नोट करें इतनी बातों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यदि हमने 11वीं कक्षा में, 11वीं क्लास में, 11th क्लास में पढ़ा होगा कि डाल्टन का नियम, डाल्टन का कौन सा नियम, आंशिक दाब का नियम। तो डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम है वो क्या कहता था कि यदि एक कमरे में दो गैस जो आपस में रिएक्ट, 2 या 2 से अधिक गैस भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि केवल 2 ही गैस रखें, 2 या 2 से अधिक गैस यदि हम रख दें और दोनों आपस में रिएक्ट ना करते हो तो उनका जो पूरे कमरे का या उस पूरे बर्तन का जो वाष्प दाब है ये प्रत्येक घटक के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता था। यानी कि मान के चले कि मैंने हाइड्रोजन रख दिया, ऑक्सीजन रख दिया, नाइट्रोजन रख दिया और मान के चलो हीलियम रख दिया, जो आपस में रिएक्ट ना करते हो ये मान के चलेंगे, नहीं तो इसका केमिस्ट्री बहुत ही अधिक हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो हमने कहा कि हाइड्रोजन डाला, ऑक्सीजन डाला और क्या डाल दिया हमने उसके अंदर, नाइट्रोजन। अब हम सभी से पूछते हैं कि एक बात बताओ, पूरे विलयन में या पूरे कमरे में तुम्हारा मतलब आप सभी का अलग अलग कितना कितना प्रेशर लगा रहा है। तो हाइड्रोजन चिल्लाएगा मेरे तरफ से 8 प्रेशर लगा रहा है, 8 हीलियम प्रेशर मेरे तरफ से, उधर से ऑक्सीजन चला तेरा 8 है तो मेरा 10, उधर से नाइट्रोजन ने कहा मेरा 12। तो ये सभी को जब आप जोड़ोगे तो पूरे विलयन का क्या निकल करके आ जाएगा, वाष्प, सॉरी विलयन कहते हैं बार बार, पूरे बर्तन का वाष्प दाब निकल करके आ जाएगा। तो सेम इसी नियम पर डाल्टन के नियम से, डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन के नियम से यदि हम बात करें तो डाल्टन ने कहा क्या था, तो डाल्टन ने क्या कहा था कि P बराबर, यदि 2 ही घटक हो तो उसके आंशिक घटक को यदि आप जोड़ दो, आंशिक वाष्प दाब को जोड़ दो तो पूरे विलयन का क्या निकल करके आ जाएगा, वाष्प दाब निकल करके आ जाएगा। तो एक बात बताइए, राउल्ट का नियम क्या है कि P बराबर क्या होता है, पी ए बराबर पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, और यही पूरे विलयन का क्या है, वाष्प दाब। ये नहीं है राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम ये है, ये जो आप पढ़ रहे हो ये राउल्ट का नियम है, ये तो डाल्टन का नियम था। जो गणित आया ये राउल्ट ने अपने तरीके से इसको इसमें रख दिया डाल्टन के नियम में। तो
तो टोटल प्रेशर आ गया यहाँ पर, है ना। राउल्ट का नियम ये दोनों है, ये दोनों राउल्ट के नियम है सर, ये दोनों हमारे किसके नियम, राउल्ट के नियम। ये है डाल्टन का नियम, डाल्टन के नियम में हमने गणित में रख दिया राउल्ट ने, तो ये निकल करके आया। नोट करो इतनी बातों को, फिर इस पर संबंधित हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। अब न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स होंगे सर, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, तो नोट करें। 0.78 ग्राम बेंजीन और 0.92 ग्राम टोलुइन को आपस में मिलाने पर बनने वाले विलयन में आप निम्न चीजें ज्ञात करें। सबसे पहले बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब और टोलुइन का आंशिक वाष्प दाब, और दूसरा विलयन का कुल वाष्प दाब। और क्या क्या दिया गया है हमको, P नॉट ऑफ बेंजीन दी गई है अपने को 400 mm ऑफ Hg, और दूसरा दिया गया है P नॉट ऑफ C6H5CH3 यानी कि टोलुइन, ये कितना दिया गया है 200 mm ऑफ Hg, ये अपने को दी गई है। अब हमको सॉल्व करने को कहा जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले हमको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, P बराबर या Pa बराबर निकाले या Pb लिखे बेंजीन को, तो P नॉट PC6H6 इज इक्वल टू क्या होता है P नॉट ऑफ C6H6 और जीटा ऑफ C6H6, यानी कि इनका मोल प्रभाव निकालना पड़ेगा। तो मोल प्रभाव निकालने के लिए सबसे पहले इनके मोलों की संख्या निकालिए। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए कैसा होता है सर, तो मैंने बताया था दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान कितना 0.78 ग्राम, और इनका आणविक भार तो कार्बन का होता है अकेले का 12, तो 6 लोगों का कितना हो जाएगा 12 × 6, और एक ऑक्सीजन का होता है 1, तो 6 × 1, तो कितना आ जाएगा 0.78 डिवाइडेड बाई 78, और ये लगभग किसके बराबर होगा 0.01 के, किसके 0.01 के। ऐसे ही हम टोलुइन का निकालते हैं, तो N ऑफ C6H5CH3 बराबर क्या होगा, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो 0.92 ग्राम, दिया गया द्रव्यमान कितना है 0.92 ग्राम, और इनका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, तो 6 1 7 कार्बन, तो 7 कार्बन का 12 × 7, और 5 3 8 कार्बन 8 हाइड्रोजन, तो 8 × 1, तो 84 और 8 कितना हो गया 92, तो 0.92 डिवाइडेड बाई 92, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 0.01, इसका भी वैल्यू क्या है 0.01। अब जीटा ए निकालें, तो जीटा ऑफ बी क्या निकल जाएगा अपने पास, जीटा ऑफ बी इज इक्वल टू बी का मतलब बेंजीन, तो क्या हो जाएगा N ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई N ऑफ बेंजीन प्लस N ऑफ टोलुइन, ये टोलुइन ये बेंजीन, तो क्या होगा 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01 प्लस 0.01, तो ये क्या हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 0.02, तो इसका इक्वल कितना आ जाएगा 1/2। सेम टोलुइन का भी आएगा क्योंकि उसका भी तो 0.01 है, तो सेम टोलुइन का आ जाएगा, तो जीटा ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि ये आ गया हमारे पास जीटा ए और जीटा बी और जीटा टी। तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो पी नॉट का वैल्यू कितना दिया गया है 400, और जीटा ऑफ बेंजीन कितना निकला है 1/2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 200 mm ऑफ Hg। दूसरा एक वैल्यू अपने को दिया गया है P ऑफ टोलुइन C6H5CH3, तो इसके लिए वेपर प्रेशर कितना दिया गया है, या P नॉट ऑफ टोलुइन करके लिख सकते हो, P नॉट ऑफ टोलुइन C6H5CH3 और जीटा टी मतलब ये, तो इतना कितना दिया गया 200 mm, और जीटा टी का वैल्यू दिया गया 1/2, तो इसको कटाओगे तो कितना आ जाएगा 100 mm ऑफ Hg, 100 mm ऑफ Hg, ठीक है 100 mm ऑफ Hg। अब हमको ये तो पहला निकल गया, पहला का वैल्यू निकल गया। दूसरा क्या कहा था टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा P इज इक्वल टू PA प्लस PB, तो PA का वैल्यू कितना है 200 और PB का वैल्यू कितना है 100, PA PB ऐसा मत लिखो, PB और PT लिख लो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो 200 प्लस 100 कितना हो गया 300 mm ऑफ Hg। नोट कर लिए, नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेरे पास दिया गया है, एक है अपने पास इथेनॉल और दूसरा दिया गया है अपने पास मिथेनॉल, इथेनॉल और मिथेनॉल। इथेनॉल का दिया गया है अपने को 3 मोल्स और इसको दिया गया अपने पास मान लो 2 मोल्स, ठीक है। इसके दिए गए कितने 2 मोल्स, 3 मोल्स और 2 मोल्स, 2 मोल्स नहीं यार 1 मोल्स लिख लो, ज्यादा बड़ा नहीं 1 मोल्स लिख लेते हैं। और क्या दिया गया है P नॉट ऑफ ई दी गई है अपने को इथेनॉल की 55 mm ऑफ Hg, और P नॉट ऑफ मिथेनॉल दिया गया है कितना 50 mm ऑफ Hg, 50 mm ऑफ Hg, ठीक है।
अब इसके लिए हमको सॉल्व करने को कहा जा रहा है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पी का निकालना है, क्या निकालना है, तो पी टोटल निकालना है, पी टोटल, दूसरा पी ऑफ इथेनॉल, दूसरा पी ऑफ मिथेनॉल, इनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले पी ऑफ इथेनॉल और पी ऑफ मिथेनॉल निकालेंगे। तो पी ऑफ इथेनॉल क्या होगा, पी ऑफ इथेनॉल क्या होगा, तो पी ऑफ इथेनॉल होगा हमारे पास पी नॉट ऑफ इथेनॉल इंटू जीटा ऑफ इथेनॉल। तो जीटा इथेनॉल निकालना है, तो जीटा इथेनॉल कैसे निकालोगे, टोटल मोलों की संख्या कितनी है 4, तो क्या आ जाएगा पी नॉट ई का वैल्यू कितना दिया गया 55, तो ये हो गया हमारे पास 55। और जीटा ई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 3 और 1 4, तो ई का मतलब 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। ये हमारा निकल कर क्या गया पीई। और पीएम निकालना चाहे तो पीएम बराबर क्या होगा, तो पीएम बराबर क्या होगा पी नॉट ऑफ एम इंटू जीटा ऑफ एम। तो पी नॉट एम कितना है अपने पास, तो पी नॉट एम है अपने पास 50 और 1 जीटा एम बराबर कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू निकल गया, चाहो तो इसको आप दशमलव में कैलकुलेट कर लो। अब पी टोटल निकालना हो तो पी टोटल कैसे निकालते हैं, तो पी ऑफ इथेनॉल प्लस पी ऑफ मिथेनॉल, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो पी ऑफ इथेनॉल कितना 55 इंटू 3/4 प्लस 50 इंटू 1/4, 50 इंटू 1/4, 1/4 कॉमन ले सकते हो चाहो तो 1/4 कॉमन ले लो और इतना इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 165 इसका और 50 उसका, तो ये कितना हो जाएगा 16 5 21 मतलब 215 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको निकाल लो, 4 5 20, कितना बचा इसके पास 12 15, तो 4 3 12 और 0.75, तो ये हमारा आ गया आंसर न्यूमेरिकल का, ये हो गया हमारे पास क्या आंसर। तो नोट कीजिए इतनी बातों को, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं कि दो वाष्पशील विलेय वाले विलयन का जो ग्राफ होगा ये कैसा होगा। तो नोट कर लिया हो, होप करता हूँ नोट कर लिए। तो अब ऐसे लाइंस खींच लेते हैं, ये हमने लाइन खींच लिया और हम क्या करते हैं कुछ इक्वेशन को हमने लिखा था उसको लिख लेते हैं कि P बराबर क्या होता है P नॉट A जीटा ए प्लस P नॉट B जीटा B। और एक चीज और लिखा था पी ए बराबर क्या होता है पी नॉट ए जीटा ए और पी बी बराबर क्या होता है पी नॉट बी जीटा बी। अब मैं यदि कहता हूं कि यदि इधर मेरे पास एक्स ए का वैल्यू क्या है 0 है, तो एक्स ए का वैल्यू 0 होगा यहाँ पर, तो पी ए भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा 0। या फिर यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर भी क्या होता है तो 1 होता है। तो जीटा ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो जीटा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, जीटा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब जीटा बी का वैल्यू यहाँ पर यदि 1 होता है तो पीबी का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाता है पी नॉट बी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम किसके बारे में पी नॉट बी, यहाँ से हमने निकाला ना, इस वैल्यू में हमने जीटा बी का वैल्यू 1 रखा तो पीबी इज इक्वल टू क्या हो गया पी नॉट बी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ए का वैल्यू बढ़ता जाएगा और बी का वैल्यू क्या होता जाएगा खत्म होता जाएगा, यानी कि 0 होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पर जीटा ए का वैल्यू हम रख देते हैं 1 और जीटा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 0। क्यों, क्योंकि जीटा बी का वैल्यू 0 होगा तभी जीटा ए का वैल्यू क्या होगा 1। अब जीटा ए का वैल्यू 1 होगा तो इस समीकरण में देखें कि पी ए बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट ए, क्योंकि जीटा ए का वैल्यू क्या हो चुका है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास पी नॉट ए, हो सकता है कोई बड़ा हो सकता है कोई छोटा हो, लिख सकते हो ऐसे, ठीक। अब इसका हम क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं। तो पहले जीटा ए का वैल्यू 0 था, बाद में जाकर के क्या हुआ जीटा ए का वैल्यू 1 हुआ। तो इसको आप ऐसे बना लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए जीटा ए का वैल्यू पी ए बराबर क्या हुआ पी ए बराबर पी नॉट ए, ठीक। और इधर से यदि बनाना चाहे तो इधर हो गया हमारे पास ये वाला ग्राफ और ये बन गया हमारे पास पी टोटल का ग्राफ। तो पी टोटल बराबर क्या हुआ पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। और ये किसका ग्राफ है तो ये ग्राफ है हमारे पास पी ए बराबर पी नॉट ए जीटा ए का वैल्यू और ये हमारा ग्राफ किसका है तो पी बी बराबर पी नॉट बी जीटा बी का वैल्यू, ठीक है। इधर वेपर प्रेशर, इधर कह सकते हो कंसंट्रेशन, इधर हमारा कंसंट्रेशन, इधर हमारा वेपर प्रेशर, इधर हमारा कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, ठीक है। ये हमारा ग्राफ था किसके लिए दो वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इसके अगले वाले क्लास में हम एक अवाष्पशील और एक वाष्पशील विलेय को मिलाएंगे और क्या करेंगे विलयन का निर्माण करेंगे
और उसके कारण जो वाष्प दाब होगा उसकी हम चर्चा करेंगे कल के क्लास में या अगला क्लास में, कल नहीं अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है पूरा डेप्थ में समझाया, आपको समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, थोड़ा लंबा क्लास था, बाकी पूरा डेप्थ में समझाया, और आगे इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हेल्प मिलती है हमको, जानते हैं आप। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।